मगध ज्ञान दर्पण के सभी विजिटर्स और जो इस पेज पे अभी मेरे साथ लाइव जोड़ेंगे, इन सबको एक बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस, और मैं कोरोना का ट्रेनर भी हूँ यहाँ पे, और मैंने अभी तक काफ़ी लोगों को ट्रेन भी किया है कोरोना के ऊपर। तो सबसे पहले बात तो मैं इस पेज के क्रिएटर जितने लोग हैं, नमस्कार। मैं इस पेज के क्रिएटर सभी लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ये उठाई हुई मुहिम बहुत कारगर है। क्योंकि नमस्कार अंबुज, क्योंकि ये मुहिम जो है इस समाज की आज की आवश्यकता है, इस समाज की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो इस समाज को है, जो इस ज्ञान दर्पण में जो हमारे युवा साथी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं भटकाव का रास्ता जल्दी पकड़ रहे हैं। तो और ये भटकाव का रास्ता वो इसलिए पकड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलती है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों पे नहीं कर रहे जिससे उनकी ज़िंदगी बने, वो अपने एक उज्जवल भविष्य की ओर जाएं, बल्कि वो ऐसी चीज़ों के उनके सामने आ जाती है जिससे गलत चीज़ों की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। अब मैं आज के जय हिंद गणेश जी, मैं आज के इस सेशन में जो कि कोरोना को लेकर के है, मैं शुरू हो रहा हूँ। मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, भाइयों एवं बहनों, आप सब जान रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में आप लोग एक वैश्विक महामारी का दौर जिससे कहा जा रहा है, ये एक पेंडेमिक है, मतलब एक वैश्विक महामारी है। इससे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हमारे विश्व के कई देश क्या, लगभग सारे देश इससे जूझ रहे हैं। इस पूरे बीमारी का नाम क्या है? इस पूरे बीमारी का नाम है कोविड-19। कोविड मतलब होता है कोरोना वायरल डिजीज़ 2019 इसको क्यों बोला गया? क्योंकि ये जिससे कॉज है उसका नाम है नोवल कोरोना वायरस। बट इस कोविड-19 क्यों बोला गया? कि कोरोना वायरस एक ग्रुप है, एक वायरसों का ग्रुप है, और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आया है। इससे पहले आपका कोरोना ही ग्रुप में सार्स की भी बीमारी फैली थी, उसके बाद मर्स बीमारी फैली थी। और अगर मारक क्षमता देखें इन तीनों बीमारियों में, चूँकि सब लगभग एक ही ग्रुप के हैं, तो सार्स में 7% था। हाँ, हो सकता है कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि अगर किसी को कोरोना एक बार हुआ है तो कई जगह पे रिलैप्स के केसेस भी हैं। तो अब मैं फिर मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, ये कोरोना वायरल डिजीज़ है। तो अगर मारक क्षमता देखें तो मर्स की 34% थी और सार्स की 7% के आसपास में थी। मारक क्षमता के हिसाब से ये काफ़ी कमज़ोर है अपने सभी भाइयों में। मतलब इसमें करीब 2 या 3% से ज़्यादा का डेथ रेट ऑन एन एवरेज कहीं नहीं है। अब डिपेंड करता है, जैसे इटली में ज़्यादा था, क्योंकि इटली की ज़्यादातर पॉपुलेशन बुज़ुर्ग पॉपुलेशन है, बट मतलब 60 के ऊपर की आयु वाले हैं। अब अगर आप लोग तो ये समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि फैटेलिटी इसकी बहुत कम है, मारक क्षमता इसकी बहुत कम है, मगर तब भी इतना शोर शराबा, इतना लॉकडाउन, इतनी हाई तौबा क्यों मची हुई है? क्योंकि ये अपने अन्य भाइयों से इन्फेक्टिविटी में ज़्यादा है। इन्फेक्टिविटी मतलब एक आदमी अपने साथ कितने आदमी को वायरस दे सकता है। तो ये एक आदमी अपने साथ, अभी इंडिया के रेशियो में देखें तो इट इज़ कमिंग अराउंड 1.47, बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। टेस्ट कैपेसिटी के कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर एवरेज लेके चलें तो 3 से 4 के आसपास में इसकी इन्फेक्टिविटी आती है। मतलब एक आदमी एवरेजली 3 से 4 लोगों को इन्फेक्ट करता है। अब एक मेडिकल साइंस का टर्म होता है हर्ड इम्यूनिटी, जो इस बीच में आप लोगों ने भी, जो लोग अपडेट रहते हैं कोरोना के ऊपर, इन्होंने भी सुनी होगी। हर्ड इम्यूनिटी एक बीमारी अपने एक समय के बाद किसी भी क्षेत्र में या किसी भी जनसंख्या उसके प्रति अपना प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेती है। अब
अगर हम इसको हर्ड इम्यूनिटी के लिए छोड़ते हैं तो मैं सीधी बताऊं कि अगर 100 लोग बीमार पड़ते हैं तो 90 लोग मतलब 85% लोगों में ये बीमारी के लक्षण दिखते तक नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं वो। देखिए, वैक्सीन को लेके काम चल रहा है, कई जगहों पे काम चल रहा है, ऑक्सफोर्ड में भी काम चल रहा है। ऑक्सफोर्ड इनफैक्ट अभी लीड एजेंसी है इस वैक्सीन बनाने में। हमारे इंडिया में पीजीआई चंडीगढ़ में भी पीजीआई चंडीगढ़ में काफ़ी सक्सेसफुल ट्रायल हुआ। इसके बाद कई और देश हैं जो कि इसके लिए ऑलरेडी वैक्सीन। कोरोना वायरस एक सफ़े कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो किस सरफेस से चिपका हुआ है। अगर ओपन एयर में है, हीट ठीक है, ह्यूमिडिटी ठीक है और उसको सपोर्ट ना करे तो ये 3 घंटे में भी मर जाता है और 9 दिन तक भी रह सकता है। जैसे प्लास्टिक के सरफेस में ज़्यादा दिन रहता है, उससे कम थोड़ा मेटल में, उससे कम थोड़ा लकड़ी में। तो ये डिपेंड करता है वो किस वायरस से चिपका हुआ है, किस सरफेस से वो वायरस जाके चिपका हुआ है। अब मैं मेन बात पे लौट रहा हूँ कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत कम है। अब दूसरी बात इसमें ये मगर अगर 100 लोग बीमार पड़ते हैं तो 80 से 85% लोग एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। मतलब एसिम्प्टोमेटिक मतलब उनमें कोई लक्षण नहीं आएगा, मतलब एक आम आदमी की तरह वो रहेगा, उसको पता तक नहीं चलेगा कि वो बीमार हुआ है। और इस बीमारी की अगर अच्छी बात है तो ख़राब बात भी यही है, क्योंकि वो अपने समकक्ष कितने लोगों को दे देगा। अगर मान लीजिए एक घर में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो 4 सदस्य हेल्दी होंगे, 2 सदस्य ऐसे हो सकते हैं या तो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, या किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हों, या किसी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन उनके अंदर हो। तो ऐसे लोग जो हैं ये इसके खतरे के दायरे में आ जाएंगे। जैसे पुराना हार्ट डिजीज़ हो, लंग डिजीज़ हो, या एक जैसे 65 साल के बुज़ुर्ग, उससे ज़्यादा के बुज़ुर्ग हों, तो ऐसे लोगों के लिए जानलेवा साबित होगी। दूसरी बात, इन्फेक्टिविटी जैसे मैंने कहा 4 से 5, और हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में अगर इसको छोड़ेंगे तो अगर मान लीजिए 50% पॉपुलेशन भी आता है तो हमारे पास उस संख्या में बेड नहीं है कि अगर उसका 10% भी एक शहर में निकाले तो उतने बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। अब अगर उसके 2% में भी, तो उतनी मौतों के लिए हम तैयार भी नहीं हैं। तो इसीलिए सबसे बेहतर है कि आप घर से बाहर ना निकलें, अपने अपने घरों में रहें, फिज़िकल इंटीमेसी से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करें, किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी के ज़्यादा देखिए इसमें 2 फीट तक की बात कही गई है, 6 फीट की बात कही गई है। 1.5 से 2 मीटर के डिस्टेंस पे आपको रहना है सामने वाले से। और इस बीमारी का ट्रांसमिशन को ऐसे समझिए कि इस बीमारी के ट्रांसमिशन में सबसे बड़ा कैरियर ये आपका हाथ होता है। इसलिए हमारी सरकार या जो भी डॉक्टर आपको मिलेंगे वो बार बार हाथ धोने की बात करते हैं। उसका वजह यह है कि अगर कोरोना वायरस मेरे यहाँ पड़ा हुआ है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे पैंट पे पड़ा है कोई दिक्कत नहीं होगा, इनफैक्ट मेरे शर्ट पे पड़ा है, मेरे गाल पे यहाँ तक पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही इस एरिया में गया, इस एरिया में, और मेरे मुंह के अंदर गया, तो ये दोनों एरिया आके यहाँ मिलता है, जिसको हम ओरोफेरेंजियल सेक्शन भी बोलते हैं और नेजोफेरेंजियल सेक्शन बोलते हैं। अगर इस जगह पे आ गया, ये तुरंत अपने म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ये म्यूकस मेम्ब्रेन में परमेट करेगा और वहीं से इसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि मतलब आपके छाती का नीचे का हिस्सा है, जो आपके अंदर के फेफड़े के नीचे का हिस्सा है, उसको जकड़ लेगा। यहाँ से आपको तीन लक्षण जो कार्डिनल पाए जा रहे हैं कि हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ बुखार आएगा, 102, 103 तक कई जगहों पे जब मैंने पढ़े हैं या मुझे जो पता चला है कि फीवर 106, 105 तक भी जा रहा है। दूसरा ड्राई कफ, मतलब सूखी खांसी। तीसरा जो है आपको उसके साथ सांस लेने की तकलीफ़, जिसको हम लोग ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, कि इसमें सांस लेने में आपको काफ़ी तकलीफ़ फील होगी। आपको लगेगा कि मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई इससे बीमार होता है तो वो बेचारा सांस अगर लेता भी है तो वो जो ऑक्सीजन होता है एयर का, वो उसके डिस्टल पार्ट में नहीं जाता, जिसके चलते एक हाइपोक्सिया, मतलब एक हाइपोक्सिया की सिचुएशन उसको बोलते हैं, जहाँ पे हमें मतलब ऑक्सीजन हमारे बॉडी को नहीं मिलती है, कम मात्रा में मिलती है। तो और एडवांस स्टेज, ये इसके 3 कार्डिनल लक्षण हैं। बाकी जो एक नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही इसमें है कि आपको कमजोरी फील होगी,
आपको मन नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप सुस्त हो जाएंगे, ये सब लक्षण तो उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। कुछ सेल्फ चेकअप टिप्स, बिन्नी शर्मा जी, कुछ सेल्फ चेकअप टिप्स भी है क्या जिससे हम समझे कि मुझे कोरोना हुआ है या नहीं? बिन्नी जी, आप किस इलाके में रहते हैं, ये डिपेंड करता है उस इलाके में। अगर आपके यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप किसी ऐसे आदमी के टच या कांटेक्ट में आए जो अभी किसी ऐसे इलाके से गुजर के आया हो जहाँ कम्युनिटी स्प्रेड मतलब क्या होता है? पहला स्प्रेड होता है इंडिविजुअल स्प्रेड, कि मैं चाइना गया, चाइना में मैं किसी से संपर्क में आया, मैं इंडिया आया, मैं अपनी फैमिली में बांट दिया, मैं जहाँ गया जिनसे गया उनको दे दिया, ठीक है। दूसरा होता है कि बीमारी एक ऐसे लेवल को पार कर जाती है एक समय के बाद कि जब इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर कोई बम्बई से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, तो अब ये डिपेंड नहीं करता वो महाराष्ट्र में किसी के से टच में नहीं, वो आया है तो ही कैन बी ए सस्पेक्ट, तो हम उसको 14 दिन होम क्वारंटाइन बोलेंगे। तो सेल्फ चेकअप, पहली बात तो डरना बंद कर दीजिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रही हैं और किसी ऐसे आदमी के साथ में टच में आई हैं तो अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए। एज सच इसका कोई सेल्फ चेकअप नहीं होता है। आप अगर किसी ऐसे इंसान के टच में आई हैं जो महाराष्ट्र, बॉम्बे या किसी ऐसे इलाके से आया हो जहाँ ये बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैली है, तो आपको खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि चेकअप तो हम सोचते हैं ना कि जब हम बच जाएं, क्योंकि मैंने बोला ना कि 80 से 85% को तो पता भी नहीं चलेगा कि वो बीमार हैं, वो आम आदमी की तरह घूमेंगे। हाँ, अब मैं फिर मेन बात पे आता हूँ कि जहाँ हम थे कि आपका प्राइमरी कैरियर हमेशा हाथ है, और ये वायरस तभी काम करेगा जब ये आपके इस एरिया में आ जाएगा, जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन से सट जाएगा, और बड़ा थिक म्यूकस बनाता है ये, इसलिए इसमें बड़ी सूखी खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, बचने के उपाय सीधा सीधी हर इंडिविजुअल लेवल पे 3 हैं। एक, सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप थोड़ा सा सबसे डिस्टेंस बना के रखें, कम से कम हर आदमी से 2 फीट का डिस्टेंस बनाएं। और घर में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उनकी सुरक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ऐसे खुले माहौल में ऐसी जगहों पे ना जाने दें। निखिल जी, ऑफ कोर्स ये मनी एक्सचेंज से फैलेगा। अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ, अगर कोई इन्फेक्टेड है, आप उसके हाथ से कैश ले रहे हैं, कोई आदमी है जो बॉम्बे से आया है और वो आपको आके कैश दे रहा है, तो ऑफ कोर्स फैलेगा ये किसी भी सरफेस को। जैसे जो इन्फेक्टेड आदमी है, अगर मैं यहाँ स्टेबल पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस पर ये वायरस जाएगा। और ये डिपेंड करता है किस सरफेस का वायरस है। पेपर है, अगर इन्फेक्टेड आदमी ने अभी तुरंत बात करके वो पेपर आपको दिया है या मनी ऐसे फेंक करके आपको दिया, तो आपको वायरस जा सकता है। इसीलिए तो अब गवर्नमेंट भी इसमें कह रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप डिजिटली ट्रांसफ़र करें चीज़ों को। अब मैं फिर आ रहा हूँ कि मेन बात पे, कि आपका जो मेन है, ये वायरस जो है बेसिकली जब आपके गले में जाता है, गले के एरिया में यहाँ पे जब पहुँचता है या इस तरीके से, तो ये देता है तो आप 3 तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। एक है सोशल डिस्टेंसिंग, कि सबसे पहली बात तो लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि जितने लोगों से मिलना जुलना कम करेंगे, जितने लोग इसमें मिलना जुलना कम करेंगे, उतना इसका स्प्रेड कम होगा। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। आप अगर कहीं भी अगर किसी फंक्शन में जाते हैं, तो अगर मान लीजिए अभी तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, बट 2 तरह के फंक्शन अलाउड किए हैं, मैरिज और किसी की डेथ होती है, अगर वहाँ भी आप जाते हैं तो एक बना के रखें दूरी। सेकंड थिंग है मास्क। जब भी आप ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, या आपको लग रहा है कि वहाँ आसपास जैसे ग्रीन जोन वाले में थोड़ा बहुत फ्रीडम है, तो आप वहाँ भी जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे जगहों पे मास्क बनाइए, क्योंकि इसका स्प्रेड प्राइमरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और मैं आप सभी भाइयों और बहनों से कहता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकें, इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और सब तक ये जानकारी जाए। सुमन जी,
पूरा पॉसिबिलिटी है कि वेजिटेबल फूड ये किसी भी चीज़ से फैल सकता है। अगर आपने उसे छुआ है तो ज़रूर फैल सकता है। इसीलिए जब आप सब्जी आपके यहाँ आते हैं या फल आता है तो सबसे पहली बात तो ये आदमी दे जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हो, जिसके फैमिली में सब लोग ठीक हों। सेकंड कि अगर ये सब्जी या फल आप लाते हैं तो इसको कृपया कर बाहर ही अपने घर के कहीं पे धोने का इंतज़ाम करें, वहाँ इसको धो लें तभी दें। और इसको जब अच्छे से धोने के बाद अपना, हाँ, अब मैं कि सबसे पहली तो सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा आपका मास्क। मैंने बोला ना कि अगर वायरस मेरे यहाँ 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 कहीं भी चिपका हुआ है, मुझे कोई खतरा नहीं है जब तक ये मेरे इसके अंदर नहीं जाता है। अब क्या है कि मेरे सामने कोई बात कर रहा है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, उसके साथ से ये वायरस मेरे इस एरिया में आके चिपक सकता है, जो थोड़ी देर के बाद में अगर मैंने सांस लिया या कोई ऐसी एक्टिविटी की तो ये अंदर चला जाएगा। तो उस चीज़ को ही हमें रोकना है, इसीलिए हम बार बार मास्क की बात करते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस पूरे वायरस में, जो पहले इसका रिंगटोन भी बना था, भारत सरकार के हर गाइडलाइन में यही बात आ रही है कि भाई आपको हर 2-3 घंटे पे हाथ धोना है। इनफैक्ट जब आपको लगे कि आपने किसी ऐसे सरफेस को टच कर लिया है जिसे आपको नहीं छूना चाहिए था या वो किसी इन्फेक्टेड आदमी के टच में आ सकता है, आप तुरंत हैंड वॉश कीजिए। मगर ध्यान रहे कि हैंड वॉश करना कैसे है। देखिए, 2 तरीके से हैंड वॉश की बात हो रही है, एक तो साबुन से हो रहा है, दूसरा हाँ, गर्म पानी में आप साफ़ करें, कुछ आप नॉर्मल सादे ल्यूक वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर से भी अच्छे से धोएंगे तो ये अलग हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ कि आपको हाथ को कैसे धोना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाथ देखिए, अक्सर क्या होता है, 3 तरह के हैंड वॉश होते हैं। एक होता है सोशल हैंड वॉश, दूसरा होता है मेडिकल हैंड वॉश, तीसरा होता है सर्जिकल हैंड वॉश। ये सोशल हैंड वॉश वो होता है जो कि नॉर्मली हम करते हैं। मेडिकल हैंड वॉश वो होता है जो डॉक्टर्स करते हैं नॉर्मली, कि किसी पेशेंट को छुआ, उससे पहले हाथ धोया, पेशेंट छूने के बाद हाथ धोया, पेशेंट एरिया से गुजरने के बाद हाथ धोया, तो वो एक प्रॉपर हैंड वॉश होता है। और एक होता है सर्जिकल हैंड वॉश, जो कि बाकायदे 7 मिनट का होता है, और उसमें हम ये कोहले मतलब अपने इस कोहनी तक को साफ़ करते हैं, मतलब इस लेवल तक, और उसके बाद डॉक्टर्स ऐसे हाथ रखते हैं, गाउन उनका असिस्टेंट पहनाता है, तो एक सर्जिकल हैंड वॉश होता है। इस हैंड वॉश में डिफरेंस ये है कि सर्जिकल हैंड वॉश से और मेडिकल हैंड वॉश जैसा ये हैंड वॉश नहीं, इसमें सोशल हैंड वॉश को मेडिकल हैंड वॉश जैसा बनाने की कोशिश की गई है। मतलब आपका पहले होता था कि आपने जस्ट गया, हाथ धो लिया, बस हो गया। अब आपको 40 सेकेंड्स उसको देना है समय, और आपको करना क्या है कि कोशिश करें कि जब तक ये कोरोना फेज चल रहा है तो अपने हाथों में, बाहर निकलते हैं लोगों से, अगर आपका पहली बात तो लॉकडाउन में रहें, फिर भी अगर लगता है बाहर निकलते हैं तो कलावा जो आप लोग हाथ में शक्ति सूत्र वगैरह पहनते हैं, इसको ना पहनिए, मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। हाथ की अंगूठी, अगर किसी अस्पताल एरिया में आप जाते हैं या किसी को जाना पड़ जाता है तो अंगूठी, घड़ी या कलावा प्लीज़ ना पहने, क्योंकि इसमें वायरस जाके चिपक सकता है और आपके हाथ धोने के बाद भी वहाँ से नहीं हटेगा, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको प्रॉपरली अपने हैंड को वॉश करना। इसको हैंड वॉश करने का तरीका मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। इसमें एक फार्मूला आता है, सुमन के का फार्मूला आता है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो प्रॉपर हैंड वॉश होता है उसमें सुमन के, बेसिकली आपको अपने हाथ का जो सामने वाला एरिया है, मतलब पाम, आपको हाथ को गीला करना है, साबुन लगाना है और फोम बनाना है, अच्छे से फोम बना करके, और पहले तो सामने से हाथ को धोना है, दोनों हाथ के सामने वाले पोर्शन को। अभी मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ इस चीज़ को, आप लोग समझ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, पहले हम हाथ में पानी से भिंगोते हैं, उसके बाद हम साबुन लेते हैं। साबुन लेने के बाद सुमन के का फॉर्मूला याद रखिएगा, सुमन के, एस फॉर सामने, यू फॉर उल्टा, ये उल्टा, एम फॉर मुट्ठी, मुट्ठी, और ये दोनों हाथ की तरफ से करना है, ए फॉर अंगूठा, एन फॉर नाखून, और लास्ट के फॉर कलाई। अब आपको सैनिटाइज़र 2 तरीके से करना है अपने हाथ को, या तो आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से करें जो कि 70% से ऊपर का अल्कोहल हो उसके अंदर, और या तो साबुन से करें। देखिए, मैं इंकरेज किसको करता हूँ,
अगर आप मुझसे इस पर राय पूछेंगे तो मैं हमेशा साबुन को करता हूँ, क्योंकि साबुन ही एकमात्र है जो उस वायरस को कट करेगा, उसके लिपिड लेयर को तुरंत काट देगा। आप लोग जो लोग 10th में पढ़े होंगे, क्लासिकल केमिकल एक्शन ऑफ डिटर्जेंट आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, डर्ट जो कि ऑयली नेचर होता है उससे फॉर्मेशन होता है और वो फोम से निकल आता है ना। तो दिस इज द क्लासिकल हैंड वॉश दैट यू हैव टू डू। आपको यही हैंड वॉश अपने आप में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप हैंड वॉश कर लेते हैं, आपने क्या क्या कर लिया, आपने इंडिविजुअल लेवल पे आपने सोशल डिस्टेंसिंग की, आप लॉकडाउन में किसी से मिलना जुलना भी है तो आप मास्क पहन के मिलें, और लास्ट में आप वहाँ आते हैं या किसी अस्पताल वगैरह में कभी जाना पड़े या किसी डॉक्टर वगैरह के किसी फंक्शन में जहाँ आपने कुछ ऐसी चीज़ों को छुआ है, तो आप हर 2-3 घंटे पे हैंड वॉश करें। और ये हैंड वॉश अपने घर के बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्सपोज लॉकडाउन में मैं देखता हूँ कि बच्चे नहीं मानते हैं, लोगों से मिलते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, लोगों मैं बाहर तो नहीं जाने देता हूँ, कभी कोई आसपास से गुजरा बस हाय हेलो, कोई गेट पे ही आ गया तो जाके मिल लिया, तो हो जाता है। तो बच्चों को भी प्रॉपरली हैंड वॉश सिखाइए। उसके बाद आप मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, हैंड वॉश हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोगों की एक आदत है, जब भी एक रेफ्लेक्स है, रेफ्लेक्स मतलब कि हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जैसे आपने छींका तो आप किस पे छींकते हो, अपने हाथ पे, अच्छी है ना, एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं ना। अब आपको ये हैबिट प्लीज़ चेंज करनी है, क्योंकि ये हैबिट आपको क्योंकि आप पे अब आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वो चीज़ पे ये वायरस चलता चला जाएगा। तो आपको अब क्या करना है कि अब आपको फिर से इस तरीके से आपको छींकना है, जैसा मैं बताऊंगा। देखिएगा आप लोग, ये बेंट एल्बो की तरफ से फेस को हटा करके नीचे की तरफ करके अच्छी, क्योंकि अक्सर हाथ नहीं मिलाता। और जैसे ही आप घर आते हैं या आपने मॉल से, जैसे अभी ऑफिसेज भी धीरे धीरे ग्रीन जोन एरिया में खुल रहा है, आप बाहर जा रहे हो या कुछ ऐसी ज़रूरी काम पड़ गई जो कि आपको बाहर पास वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और ऐसे जगहों पे जाना पड़ जा रहा है मजबूरी में, तो आप ऐसी जगहों से लौटते ही अपने घरों में जाएं। सबसे घर पे पहले फ़ोन कीजिए, आ रहा हूँ घर पे, और घर वालों को बोलिए कि वो बनाए जहाँ आपको कुछ छूना ना पड़े, हर गेट आपको खुला मिले। इवन वॉशिंग मशीन भी आपका फ्लैप ओपन रहे, या अगर वॉशिंग मशीन घर में नहीं है तो आप डिटर्जेंट में सर्फ घोल के, सर्फ या डिटर्जेंट पानी गर्म हल्के से गुनगुने पानी में, हल्के गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी में भी झाग वाला बना के रखें। अपने शर्ट को इनसाइड आउट, मतलब ऐसे उतारना है कि इसके अंदर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका बाहर की तरफ आ जाए, और इसको बना के अंदर डाल दीजिए और उसको तुरंत डिटर्जेंट में रख करके बाद में आप पानी में डाल के फिर उसको सुखवा दीजिए। बाकायदे अच्छे से अपना हैंड वॉश कीजिए, जो मैंने सुमन के बताया। कोई भी फेस वॉश लेकर के अच्छे से फेस ये यहाँ से ऐसे करके करते हुए कि अगर यहाँ कुछ चिपका हुआ भी है तो ये नीचे आ जाए, उसको फिर अच्छे से ये ऐसे करके वॉश कर लीजिए पूरे फेस को। ब्रश कर लीजिए कि अगर कुछ गलती से कोई वायरस इस एरिया में चला भी गया, अच्छे से इसको करके कुल्ली कर लीजिए, गार्गल कर लीजिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जो आयुष मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में जारी करके कहा है, गर्म पानी दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर पिएं, एक गिलास ही सही, मतलब डायरेक्ट नहीं पीना, घूंट मेथड से। कि अगर कोई वायरस यहाँ तक अगर पहुँच भी गया है, देखिए इस वायरस के भी स्प्रेड का अपना 3 स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज में है कि ये वायरस यहाँ सिर्फ जाके चिपका रहता है और ये धीरे 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 इस रूट से आते यहाँ आता है, चाहे यहाँ से ऐसे आता है ना। तो अगर आप दिन में 3 बार प्रॉपरली, तो ये वायरस आपके लंग्स में ना जा करके दिस विल डायरेक्टली गो टू योर गट, ये आपके सीधे स्टमक में चला जाएगा। तो ये मैं मोटा मोटी आपको कोरोना से बचने के उपाय बता दिया। बाकी कोरोना से डरने का नहीं, इससे अगर कोई आपके आसपास इलाके में ग्रसित है तो उसको मतलब ऐसा मत फील कराइए कि वो कहीं का, जैसे, क्योंकि बीमारी सबसे पहली बात किसी को नहीं पहचानता, ना किसी का घर देखता है। इस बीमारी से फ़िलहाल अगर मुझसे पूछा जाए, उपाय एक ही है, जानकारी एवं बचाव। लॉकडाउन का फॉलोअप कीजिए। अगर आपको मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है या कहीं जाना पड़ रहा है, ग्रीन जोन के तहत आप सरकारी कर्मचारी हम लोग जैसे हैं, आपको काम करना पड़ रहा है, तो
इन टिप्स का फॉलो कीजिए। और अगर आप लोगों को अभी भी कोरोना से जुड़ी कोई भी क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। मैं अभी आप लोगों के मैसेजेस का आंसर करूँगा। जितने मैसेजेस आए हैं मैंने मैक्सिमम। दीपक शर्मा भूमिहार जी ने मुझसे पूछा है कि मेडिकल करने के बाद सरकारी जॉब में क्या स्कोप है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई स्कोप, सरकारी जॉब का स्कोप इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई आपको नहीं दे सकता। बिकॉज आए दिन प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, और कोरोना के बाद से रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगी, नई हॉस्पिटल्स खोलेंगे, उसके लिए स्टाफ्स चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे पैरामेडिकल। देखिए मेडिकल का लोग अक्सर समझते हैं सिर्फ डॉक्टर्स, मेडिकल में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते। डॉक्टर्स शीर्ष पद होता है मेडिकल का, बट डॉक्टर के बाद भी होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, पैरामेडिकल्स होते हैं, स्टाफ नर्सेस होते हैं, फार्मासिस्ट होता है, लैब असिस्टेंट होता है, लैब टेक्नीशियन होते हैं, मतलब ये पूरा एक सीक्वेंस है। और जहाँ तक सरकारी जॉब की बात है, तो सरकारी जॉब तो है ही है। दूसरा, ये मेडिकल कैरियर आपको सिर्फ सरकारी जॉब नहीं दिलाता है, आपको एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार करता है कि जहाँ आप एक अग्नि जेल का पेन लेकर के, जो 3 रुपये का पेन आता है, अगर आप बैठ जाओगे तो आप भूखे नहीं मरोगे। क्योंकि जब जब इंसान इस धरती पे जीवन लेता है, वो 4 चीज़ों का सामना करता है, जिसमें से एक है 6 चीज़ों का, जिसमें से एक बीमारी है। तो बीमारी से मुक्त कोई नहीं हो सकता, और बीमारी से लड़ने का नाम ही मेडिकल प्रोफेशन है। तो एक बहुत ही अच्छा कैरियर है, एक बहुत ही अच्छा चॉइस है। और जिनको अपने अंदर जुनून लगता है मानवता के लिए कुछ करने का, वैसे लोगों के लिए तो ये कैरियर वैसे लोगों के लिए बना है। तो और अगर किसी को कोई नया सवाल हो। और हाँ, मैं ये चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो आप लोग मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो मैंने बताया ये मैं अक्सर बताता हूँ, मैक्सिमम ट्रेनिंग्स में बताता हूँ। और इसके साथ आप लोगों को बेनिफिट ये है कि एक एक्चुअली जब तक हम कोई चीज़ जानते नहीं हैं, हम बहुत डरते हैं, मगर जब जिस चीज़ की सही जानकारी, उससे बचाव का सही तरीका पता चल जाता है, तो हम उससे डरना बंद कर देते हैं, तब हम उसका सामना करते हैं। और आज इंडिया को इस बीमारी का सामना करने की ज़रूरत है, ना कि इससे डरने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग का कोई क्वेरी हो तो 10 मिनट तक मैं लाइव हूँ, आप लोग पूछें। 7:30 बज चुका है, और मुझे लगता है कि मगध ज्ञान दर्पण पे और भी लोग आप लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करना चाहेंगे। तो मैं 10 मिनट और हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो बेहिचक पूछें। और अगर कल कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सुमन जी, लॉकडाउन बढ़ सकता है और बढ़ना भी चाहिए। होम्योपैथ्स में आर्सेनिक एल्बम है, जस्टिशिया है, 3-4 अच्छी दवाइयाँ हैं। डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट की कौन सी क्वालिटी है, बट ऐसे जनरली आप आर्सेनिक 30 ले सकते हो। डाइट एंड फूड मैनेजमेंट से, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंबुज, बहुत सही सवाल आपने पूछा कि डाइट एंड, देखिए इस बीमारी से अगर किसी को भगवान ना करे हो, मगर अगर होता भी है तो सबसे बड़ा, अगर पॉपुलेशन में हम किसी चीज़ पे काम कर सकते हैं कि वो है अपनी इम्यूनिटी बूस्टर। नीतीश जी, मैं आपके बात से पूरी तरीके से एग्री करना चाहता हूँ कि कोरोना के साथ हम लोग को जीना सीखना पड़ेगा। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि स्पेनिश फ्लू भी जब 1920 में आई थी तो इससे ज़्यादा कहीं घातक थी। अगर आप इंडिया की ही टैली करें और मेरे अपने टाइमलाइन पे आप चले जाएं तो मैं आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे थे उस साल। और सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई बीमारी अचानक से उन्मूलित नहीं होती, और स्पेशली वायरल कभी उन्मूलित नहीं हुआ है आज तक। तो उस लेवल का वैक्सीनेशन होना, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वैक्सीनेशन अभी बन रहा है। हाँ अंबुज, मैं फिर से लौटता हूँ, डाइट एंड फूड मैनेजमेंट
आपको ऐसा नहीं खाना है जो आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करे। क्या सप्रेस करता है? आप अगर रात में ठंडी चीज़ें खाते हैं, दही खाते हैं, रात में फ्रिज का पानी पीते हैं, अचानक सर्द गर्म के चक्कर में पड़ते हैं कि अचानक धूप से आए, खेलते खेलते खेलते, चूँकि अभी धूप का सीज़न चल भी रहा है, तो आप धूप से खेले या छत पे गए, कुछ काम किया, हैवी काम किया, पसीना निकला, आए और ठंडा फ्रिज का पानी पी लिया। तो आप ऐसा कुछ भी ना खाएं, अल्कोहल से बचें। जो भी इम्यूनो सप्रेसिव चीज़ हैं, जो इम्यूनिटी की आपको सप्रेस करती है, और इम्यूनिटी रेज, देखिए इम्यूनिटी आपको अभी हरी पत्ती सब्जियां खानी चाहिए, जो सीजनल फूड है। देखिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या की बात होती है। ऋतुचर्या बेसिकली जो अभी का सीजन है और जो आपके जहाँ आप रहते हो, जहाँ का पानी पीते हो, वहाँ के हिसाब से अगर आपके पास जो सीजनल वेजिटेबल्स है, हरी पत्ती, चूँकि इसमें हरी पत्ती में विटामिन ए होता है, पीली सब्जियां जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, जिंक, विटामिन डी जो दिन का धूप होता है, विटामिन ई जो आपके बादाम हो गया या ओट्स हो गए, इसमें विटामिन ई होता है। आपको विटामिन ए, डी, ई और जिंक ये बहुत बड़े रोल प्ले करेंगे और आपको ऐसी चीज़ों पे खाना पे फोर्स करना चाहिए। तो आप हरी सब्जियां खाएं, दाल खाएं, अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, बिकॉज जैसे ही आप स्ट्रेस या डिप्रेस्ड होते हैं, आपके बॉडी के नेगेटिव हार्मोन्स आप पे काम करने लगते हैं और वो भी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, आपको रात के 8 बजे खा लेना चाहिए अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं। कारण ये है कि अगर आप 8 बजे खाना खाते हो तो आपका बॉडी, अगर आप मान लो तुरंत नहीं भी सोते हो, आप 4 घंटे के बाद 4 घंटे, अगर सोने से 4 घंटा पहले खा रहे हैं, अब रात के 12 बजे सो रहे हैं, 8 बजे आप खाना खा ले, आपका बॉडी 4 घंटा में नॉर्मल स्टेट में भी अपना खाना पचा लेता है, आप जगे रहें या सो रहे हैं। बट अगर आप रात के 11 बजे खाना खाते हो तो आपका बॉडी 4 घंटा मतलब 3 बजे तक, 2 बजे तक तो वो खाना ही पचाएगा ना, 2 से 3 बजे तक। उसके बाद 2 घंटा आपका बॉडी जैसी अच्छी डीप स्लीप की तरफ जाने वाला होगा, आपके उठने का टाइम हो जाएगा 6-7, तो आपका बॉडी अंदर से कभी फ्रेश नहीं फील कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप 8 बजे रात में अपना डिनर कर लें, और अगर किसी दिन चूक जाए तो कुछ हल्का खाना खा लें, मतलब जैसे दूध पी लें थोड़ा सा, बट हैवी डाइट रात में ना लें। अगर थोड़ा आपका हैवी खाना है तो रात के 8 बजे तक एट एनी कॉस्ट खा लें और अच्छी नींद लें। WHO गाइडलाइन है भैया 23 जून तक का। ऑफ कोर्स 23 जून क्या अंबोज, अगर मेरी बात मानो, जिस तरीके से नए केसेस आ रहे हैं, और अगर हम लोग थोड़ा और लॉकडाउन को प्रॉपरली फॉलो अप नहीं करेंगे तो लंबा भी जा सकता है, बिकॉज अभी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है। बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स तो विटामिन ई का सबसे बड़ा सोर्स है। जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें च्यवनप्राश और ड्राई फ्रूट्स तो बहुत हेल्पफुल है। कुछ बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने क्वारंटाइन एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम फ्रूट्स, एग्जैक्टली इसमें चूँकि देखो ड्राई फ्रूट्स है, उसमें विटामिन ई, विटामिन ए सॉल्युबल, एक्चुअली इनमें क्या होता है, ये छोटे होते हैं, इनके अंदर फैट्स की जगह, हाँ, फैट, वो आपकी इम्यूनिटी को रेज करते हैं। योगा एंड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योगा और एक्सरसाइज आपके बॉडी के अंदर एरोबिक एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं। आपकी लंग, चूँकि देखिए इसमें प्राइमरी ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है इस बीमारी में, नो डाउट आप करेक्ट ब्रीदिंग करते हैं और एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं तो इम्यूनिटी तो आपकी रेज होती ही होती है। अगर इन केस मान लीजिए किसी भी जगह से कंप्रोमाइज़ होकर के इम्यूनिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ होकर हो भी गया, तो आपका लंग हेल्दी होता है उसमें, क्योंकि इसमें प्राइमरी जो आपको, जिससे लोग डर रहे हैं, एक्चुअली बीमारी से कम डर रहे हैं लोग, मौत से ज़्यादा डर रहे हैं, तो जो मौत का इसमें है वो लंग्स में निमोनिया है। तो बेसिकली जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो लंग्स है, तो लंग्स आपका हेल्दी है तो आप सेफ हैं। सर वेटनरी क्लिनिक का क्या प्रोसेस है? पशु चिकित्सक गौ सेवा जी, मैं आपका सवाल को नहीं समझ पाया कि वेटनरी क्लिनिक का, जो ऑफ कोर्स मुझे जो आपका सवाल कि आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर वेटनरी क्लिनिक खोलने का क्या प्रोसेस है, इसका ये है कि
मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, फिर भी एक ग्रीन आइडिया है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपको डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर से मिलना चाहिए। आपको हर ज़िले में एक पशुपालन अधिकारी होता है या पशुधन अधिकारी होता है, आपको उनसे मिलना चाहिए और वहाँ पे ही एक फॉर्म होगा और जो भी उसके नॉर्म्स हैं। भैया स्लीपिंग पोस्चर से भी हम रेस्पिरेटरी ऑफ कोर्स, अगर आप बाईं करवट सोते हैं तो ब्लड फ्लो सही होता है, बिकॉज़ आपका हार्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। तो हार्ट और लंग्स का आपस में ब्लड प्यूरिफिकेशन का रिलेशन है। अगर आप सही पोस्चर से सोते हैं, बायां करवट लेके सोते हैं, तो सबसे पहली बात तो पेट में जो अम्लपित्त होता है आप उससे भी बचते हो, और दूसरा कि ब्लड का फ्लो जो होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है, तो लेफ़्ट साइड की पूरी ट्रंक का जो ब्लड आता है उसमें मिलता है। तो नो, ऑफ कोर्स ब्लड सप्लाई सही होता है, तो ब्लड सप्लाई सही होता है तो आपका लंग्स ऐसे भी हेल्दी होता है, और लंग्स हेल्दी है तो ऑफ कोर्स आपकी टाइडल वॉल्यूम 1500 लीटर के आसपास, 1500 ml के आसपास में होती है एयर की। तो आई थिंक मैंने आप लोगों के मैक्सिमम सवालों का जवाब दे दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ लाइव हुआ, आप लोगों को अपनी बातें रखी। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, इसको अपने बीच में रखेंगे, लोगों से साझा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बी सेफ, बी अलर्ट, बी हेल्दी। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।